बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा में आपकी होस्ट अमारा बानी। सियासी जंगें हमने बहुत देखी और सियासी फतूहात भी। पाकिस्तान में ये मंजर बहुत देखने को मिला, लेकिन पाकिस्तान में ये मंजर हमेशा एक शेडो के नीचे रहा जिसका नाम डिक्टेटरशिप था। कहीं कसूर सियासतदानों और सियासी पार्टीज का था और कहीं शायद कुछ और इंस्टीट्यूशंस का कसूर था। लेकिन आज की फिजा काफी मुख्तलिफ है। आज की फिजा में सियासी शऊर की बेदारी नजर आती है, लेकिन सियासतदान अभी कहां पर हैं और सियासी पार्टीज किस हद तक मैच्योर हो चुकी हैं, ये जानना भी बाकी है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं सियासत की, तो हर सूबे हर इलाके में जहां सियासी शऊर बेदार हो रहा है, वहां बहुत सी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो सियासत के मैदान में खेली गई, लेकिन वो काली भेड़ों ने खेली। ऐसे लोगों ने जिन्होंने सियासत को महज इस्तेमाल किया मुल्क के अंदर और बाहर खराबियां पैदा करने के लिए। लेकिन जब देखते हैं कि आज का बंदा, आज का पाकिस्तानी, आज का सिटीजन बात करता है सियासत की और अपने हक की और उसे मालूम है किसको वोट देना है, तो उसके बाद नजर आती हैं वो काली भेड़ें भी जिन्होंने सियासत के मैदान में आकर ना सिर्फ सियासत को बल्कि पाकिस्तान को भी काफी खराब किया। कराची के हालात की अगर बात करते हैं तो बहुत अरसा खराब रहे। बीच में हमने देखा बहुत चीजें संभली, बहुत से ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल्स पकड़े गए, लेकिन जब देखा गया कि बहुत से सियासी लोग भी उनमें इन्वॉल्व थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टीज कहलानी चाहिए कि नहीं। रेंजर्स के हकाइक और हकूक की बात करें तो हमारे सामने बहुत से हकाइक हैं कि उन्होंने क्या काम किया वहां के लोगों के लिए, या कहना चाहिए कि अपने लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया और उसके बाद उनके इख्तियारात की तौसीक क्यों जरूरी है। इस बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ शामिल है प्रोग्राम में आसिफ महमूद साहब, पीटीआई से ताल्लुक है, एमपीए हैं, खुशामदीद सर। हमारे साथ शामिल हैं शहजाद आसिफ जावेद साहब, ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर हैं, पाक सरजमीन पार्टी से ताल्लुक है, खुशामदीद सर। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं एम्बेसडर सलाहुद्दीन चौधरी, फॉर्मर कौंसल जनरल हैं टू द यूनाइटेड किंगडम, खुशामदीद सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। ये एक अच्छी बात है कि सियासी शऊर बेदार हो रहा है, लेकिन जब एक शऊर बेदार होता है तो बहुत सी चीज़ें जो ख़राब होती हैं वो भी बेदार होती हैं, या फिर कह लें कि उन पे भी निगाह जाना शुरू होती है। कराची के हालात की अगर बात करते हैं, कराची के हालात की इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसके हालात ने ख़राबी की तो पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ा। जब ठीक होने लगे तब भी पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ने लगा। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक जिस्म के एक हिस्से में दर्द ठीक होता है तो पूरा जिस्म सुकून में आता है, अगर खराब होता है तो पूरा जिस्म इफेक्ट होता है। सर, जानना सिर्फ ये चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि अंदरूनी सियासत क्यों संभलनी चाहिए, इससे शुरुआत करते हैं बात की। शुक्रिया बहुत बहुत हमारा। ज़िंदगी में हर चीज़ में एक पहलू ये होती है जो आपको वो ज़िंदगी बनाता है जी, और सियासत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हर मुल्क में है जी। और सियासत अगर सही चलानी होती है तो उसके अंदर जो लोग होते हैं सियासतदान, उनको भी उस अच्छे राह में चलना होता है। लेकिन जब इंसान किसी वजह से या अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कुछ काम शुरू करते हैं और उनका ध्यान बदल जाता है, तो सियासत में भी काफ़ी तब्दीली उसके नुक्ता नज़र से आ जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हम करें और किसी तरह हम जाएँ, चाहे वो बहुत बड़ा शहर हो, चाहे वो बहुत छोटा भी शहर हो, तो ये जो एटीट्यूड हमारी ज़िंदगी होता है वो बहुत अहम है, ताकि हम उस एटीट्यूड के मुताबिक अपनी ज़िंदगी डालें। और सियासतदान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसीलिए है कि सियासतदान हमारे नुमाइंदगी करते हैं और नुमाइंदगी करते करते अगर भटक जाता है तो वो जो भटक जाता है वो भी इसका असर भी हम पे पड़ता है, हमारे आम लोगों पर पड़ता है। और ख़ास तौर पर हमारे जो उस मुल्क के जो इमेज होता है ना, ये जो उसका जो बरकरार होता है, एक जो उसको पहलू होता है, उस पर भी असर पड़ता है जो बैरूनी ममालिक जो है। आसिफ साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये पाक सरजमीन पार्टी के मुतालिक भी जानना चाहेंगे, सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, क्यों जरूरत पड़ी एमक्यूएम से अलग होने की? देखिए, जैसे ही सर मुख्तसरन, क्योंकि लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो हमारे पास है आपके लिए। जी, मैं बस मुख्तसरन ही अर्ज करूंगा कि जैसे ही तारिक मीर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया जिस स्कॉटलैंड यार्ड के पास जो उनका है, जिसमें उन्होंने राह से फंडिंग लेने का इतराफ़ किया था, एक तरफ से वो उनका इतराफ़ी बयान था, तो वो जैसे ही वो चीज़ सामने आई तो उस वक्त हमारे जो मौजूदा कायदीन हैं उन्होंने उसी वक्त अपनी राहें अलग कर ली। चूँकि बाकी इख्तलाफात किसी भी चीज़, किसी भी पार्टी से अपनी जगह,
लेकिन वैसे किसी बड़ी हैरानी की बात है कि आप एक घर में अगर रह रहे हो तो आपको मालूम ना वहाँ पे क्या हो रहा है, एक अरसे से नहीं मालूम था। मैं इसका भी जवाब देता हूँ कि उन्हीं के उसी बयान में ही उन्होंने ही इस चीज़ का भी एतराफ़ किया है कि ये डॉक्टर फारूक साहब जो इमरान फारूक साहब जिनका मर्डर हो गया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब, तारिक मीर साहब और नदीम नुसरत साहब और मोहम्मद अनवर, ये 5 लोग थे जिनको इस चीज़ का पता था, इसके अलावा किसी और को पता नहीं था। बाकी सबको पता चला जब उनका स्कॉटलैंड यार्ड में वो स्टेटमेंट सामने आया, तो जैसे ही पता चला उसी वक्त फिर सारे उनसे जो है वो अलग जैसे बाकी पार्टी के जो लोग थे, पाक सरजमीन के जो अब लीडर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन तमाम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी पार्टी में, जो उनको मालूम नहीं होती थी अंदरूनी एक्टिविटीज? नहीं, पार्टी मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट जरूर थी, लेकिन ये जो रॉ फंडिंग का मैटर था इसको जो कि अल्ताफ हुसैन साहब खुद डायरेक्टली डील कर रहे थे। सर मेरा घर में कहाँ से पैसे आ रहे थे मुझे मालूम होती है ये बात। सर एक घर चलाना और पॉलिटिकल पार्टी चलाना दोनों एक मुख्तलिफ चीजें हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है ये नहीं मालूम होता। घर में देखें, घर में तो माशाल्लाह आप लोग घर के लोगों की तरह नहीं है पार्टी में। खातून को तो घर में हर चीज का पता होता है ना, क्या कैसे हो रहा है, बल्कि उनकी मर्जी से ही चल रहा होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पे अल्ताफ हुसैन साहब का जो स्टाइल है वो वन मैन शो वाला स्टाइल है, उसमें उन्हीं को ही पता होता है बहुत सी चीजों का। यही सर वो बात है जो हम जानना चाह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिक्टेटरशिप होती है तो उन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इक़दार रह जाती हैं सियासत के अंदर। जी सर आप क्या फरमाएंगे? आसिफ महमूद साहब पीटीआई से ताल्लुक है, आप क्या इस बारे में फरमाते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि हमारा ये बेसिकली निज़ाम जो है मसलत पे मबनी एक निज़ाम है कि जो शख्स चाहे वो सियासत की फील्ड में है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई आर्मी ऑफिसर है, ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सिस्टम ऐसा बन गया कि मसलतन हम बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने के लिए। मैं मिसाल दूंगा कि लास्ट 5-6 साल का टेन्योर जो जरदारी साहब का था उसमें आपने देखा कि पे दर पे ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें समटाइम्स वो नवाज शरीफ के साथ बैठे, फिर उनसे अलग हुए, फिर वादे वईद किए, उससे साइड पे हो गए। तो लोगों ने, मैं पब्लिक ओपिनियन की आपको बात बता रहा हूँ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बड़ा जरदारी साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना क्या बेहतर सियासत है या पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना क्या कहती है कराची के हालात में क्या होना देखिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कराची के अंदर भी आपको वही निज़ाम नजर आता है कि मसलियत पे मबनी निज़ाम है कि जो शख्स जब तक वो अपने इंटरेस्ट के साथ लगा हुआ है, उसको कहीं पे कोई इंटरेस्ट है तो बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज करके उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए क्या मतलब है कि अगर रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक की बात हो रही है, ये भी उनकी मसलियत है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए अगर पॉलिटिकल अनफॉर्चुनेटली आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्टेटरशिप और इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई, मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिशियंस के अंदर इतनी सलाहियत होती या उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी होती, आप तुर्की के अंदर देख लेना आज कि अगर आमरीत आई तो पब्लिक ने उसकी राह रोकी। मैं खुद जाती तौर पे एक पॉलिटिशियन और मैं सियासत में हमारा अगर आया हूं तो इसी सिस्टम के अगेंस्ट आया हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी अगर इस सीट पे आज बैठा हूं तो मैं भी उस निज़ाम का, मसलियत पे मबनी निज़ाम का हिस्सा बन के आपसे वही बातें करूं जो आप मेरे से पहले पॉलिटिशियंस बैठ के बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदानों में सलाहियत हो मुल्क को चलाने की तो कोई वजह नहीं है कि अगर उनमें कमजोरियां ना हो तो ऐसे मामलात नहीं आपके सामने आते। आपको लगता है पाक से जमीन पार्टी जो है इसमें वो सलाहियत होगी कि कराची के हालात संभाल सकें? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी बड़ा स्टार्ट है, जिस तरह आपने इनके ऊपर क्वेश्चंस किए, बहुत सारे इनके ऊपर क्वेश्चंस रेज होते भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर चलें उन्हें, अगर ऑब्वियसली वो जिस पोजीशंस पे सर्व करते रहे हैं उनको इन चीज़ों का पहले भी अंदाजा था, लेकिन चलें अगर वो देर आए दुरुस्त आए, अगर उन्हें समझ आ ही गई है वो, अगर वो सेपरेट, तो उन्हें एक मौका जरूर हमें देना चाहिए कि अपने आप को प्रूव कर सके। ठीक है, वन मैन शो के बारे में क्या कहते हैं? देखिए इन पॉलिटिक्स, जी इन पॉलिटिक्स देखें उसमें भी बीइंग अ नेशन हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारा देखें ना, अब जितनी कंपटीशन विद इन पार्टीज होती है ना, आप पॉलिटिक्स जो है, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो सबसे बड़ा कंपटीशन आपका विद इन पार्टी होता है। अब उस पार्टी के अंदर एक तो बात होती है कि आप अपनी लीडरशिप से डंके की चोट पे वो बात करें कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में है या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, लेकिन होता यह है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो लीडरशिप को बिला वजह से उनको उनकी फेवर की बातें करेंगे या उनको देखिए इशारे के नहीं चलेंगे, आप बताइए किस तरफ इशारा है? ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं हर लीडरशिप के जो कि बिला वजह से उनकी तारीफें करते रहेंगे और उनको हकायक से दूर रखते हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिस्टम की मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम में ऐसा कब हुआ? देखें सिस्टम में मैं
प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में हूँ, पंजाब असेंबली का मेंबर हूँ, तो ज़ाहिर आए दिन मैं अपनी पार्टी में भी देखता हूँ, दूसरी पार्टीज के भी लोगों से गुफ्तगू होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे पॉलिटिशियंस या जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जैसे मुझे लोगों ने चुना, तो मेरा सबसे अवलीन फर्ज ये है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात करूँ, मैं उनके इंटरेस्ट की बात करूँ। और अगर मेरी पार्टी कहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट से दूर हो रही है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट के करीब लेके आऊं। तो यहाँ पे होता ही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं? देखिए, मैं इसलिए है कि देखें आप मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ कि कराची की अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले कई अरसे से, आप ये देखें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, पहले पीपल्स पार्टी की पहले भी गवर्नमेंट थी, वफाक में भी थी, सूबे में थी। आपने वो हालात देखे कि आए दिन वो औरतें बच्चे वहाँ पे मर्डर हो रहे थे और किस अंदाज में हो रहे थे। हमें तो देखें ना, पब्लिक को किस चीज़ से हम यहाँ पे जमहूरियत करते हैं, लेकिन जब तक आप जमहूरियत के सम्राट पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको उसका मतलब ही नहीं पता। आप पब्लिक ओपिनियन लेना जरा बाहर जाके, उनको गर्ज होती है कि हमारा मसला कैसे सेटल हो रहा है। ठीक है, शहजाद आसिफ साहब से यही सवाल रिपीट करना चाहेंगे, तोसी होनी चाहिए इख्तियारात में या नहीं रेंजर्स? जी, तोसी बिल्कुल होनी चाहिए। और रेंजर्स कराची में रेंजर्स पहली दफा तैनाती नहीं हुई, सबसे पहले 1989 में जब पीपल्स पार्टी की मरकज़ी हुकूमत थी। सर, आपसे सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोन लाइन पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, एमएनए है, मिसेस शमशुल निसा, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची की सिचुएशन के बारे में जो हमारे सामने इस वक्त है। आज बल्कि देखा गया, अभी हालिया कुछ इंसिडेंट भी हुए ऐसे, और अब एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि नेशनल एक्शन प्लान के पेज के ऊपर गवर्नमेंट के और मिलिट्री के लोग एक साथ हैं, उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, और उसके बाद देखा ये जा रहा है कि तौसी की जाए या ना की जाए रेंजर्स के इख्तियारात में। आपका इस बारे में मौक़िफ़ है? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तौसी की जाए, लेकिन रेंजर्स के आने से बहुत फर्क पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत हद तक सही हुई है। जाहिर है एक बड़ा शहर है कराची, 2 करोड़ की आबादी है, तो उस लिहाज से इसमें बहुत 50% तो मैं समझती हूँ 50 या 60% तो इसमें बेहतरी आई है, और आइंदा भी होनी चाहिए। रेंजर्स के आने से बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम, ये साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि चीफ जस्टिस के बेटे की रिहाई के बाद जिन लोगों को कुछ पकड़ा गया और जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी है, उनमें ज्यादातर पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं, और उसके अलावा लाड़काना से भी बहुत से ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं। दूसरी चीज, डॉक्टर आसिम का बयान, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं इस सिलसिले में वैसे आपसे कुछ नहीं डिस्कस कर सकती, इसलिए कि पार्टी लाइन क्या है ये मुझे नहीं पता। देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आजान के बाद। वैसे ये है कि मेरी समझ से तो बातर है ये चीजें, इसलिए कि ज्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनके साथ। हमारी जो है मैम, नेशनल असेंबली से मैम ताल्लुक है आपका, फेडरल में तमाम चीजें आती हैं, मौजूद होती हैं, उनके बारे में पार्टी के अंदर की आगाही भी लोगों को होती है, तो आपके पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अपनी ही पार्टी की एक्टिविटीज के बारे में? मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, आपका ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है और डिप्लोमेसी से एम्बेसडर रह चुके, ऐसा होता है कि आपको नहीं मालूम होता कुछ भी अपनी ही पार्टी के बारे में? बात ये है हमारा कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, और सचमुच कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता शुरुआत। बहुत वाज़ेह चीज़ों तो फिर आप उनको कहते नहीं मालूम तो अच्छा, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर कोई सवाल करता है और आपकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है तो आप उसको ज़रूर कहेंगे नहीं जी मुझे नहीं मालूम, या अगर आप उसके साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहते, या आपका पर्सनल सेफ्टी या पर्सनल जो भी कह सेफ्टी पॉलिटिकल वो चीजें जो कह दे कि नहीं जी मालूम है कि डॉक्टर आसिम का बयान हो गया या लाड़काना से जो भी मिल रहे हैं लोग, ये सबको मालूम है, तो कुछ मालूम नहीं है मिसेस शमशुल निसा को इस बारे में? तो नहीं, जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा लेकिन शायद वो सबके साथ शेयर करना नहीं चाहती इस वक्त। ठीक है, तो उनको मैं जरूर कहूँगी ये आपकी राइट है, तो कहना चाहिए। शहजाद आसिफ साहब, पाक सरजमीन पार्टी के बारे में जो सवालात हैं उनके बारे में अभी आसिफ महमूद साहब ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं, उनके जवाबात जाहिर सी बात है पार्टी के लोग हैं वो भी देंगे, और लोग जानना भी चाहते हैं अगर आप उनको अपनी तरफ MQM से कैसे हट के लेके आना चाहते हैं, अदरवाइज वो समझेंगे कि ये शायद सेकेंड वर्जन ऑफ MQM है।
अब से बात ये हो रही है कि कराची के हालात में किस हद तक कसूर आप समझते हैं कि सीएम साहब भी वहां मौजूद हैं, अगर वो आज कहते हैं कि 3 दिन में कूड़ा उठना चाहिए, यहाँ से सफाई होनी चाहिए, 3 दिन छोड़े 3 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होता है, तो आप क्या समझ रहे हैं वहां पे गवर्नेंस नहीं हो रही है प्रॉपरली, तो क्या करना चाहिए? जी, गवर्नेंस का तो बिल्कुल भी है, सिंध में या कराची में नाम ही बिल्कुल नहीं है। सीएम साहब तो एक जस्ट अ फ्रंट फेस हैं, बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और बाकी पीपल्स पार्टी की का जो पॉलिसी रही है ख़ास तौर पे सिंध में, वो मेजॉरिटी उन्होंने बस ये कि लोगों को पहले अकोमोडेट करते रहे हैं, डेवलपमेंट वाली साइड पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा से ख़राब रही है, आप शुरू से उठा के देख लें। 1989 में मरकज़ में इनकी हुकूमत थी पीपी की, सिंध में भी पीपी की हुकूमत थी। उस वक्त उन्होंने फर्स्ट टाइम रेंजर्स और एफसी को कॉल किया था कराची में, वहाँ पे पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब हो चुके थे उसको कंट्रोल करने के लिए। और बाकी जो अभी रेंजर्स के अख्तियारात पे अभी जो मामला चल रहा है, उसको खामखा में जानबूझ के लटकाया जाता है, 3-4 दिन इसको डिले करने की आसिफ साहब हमारे साथ फोन लाइन पे सेनेटर मियां अतीक साहब है एमक्यूएम से, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आज बात कर रहे हैं हम कराची की सिचुएशन के बारे में जो अभी डेवलप हुई है हमारे सामने। नेशनल इलेक्शन प्लान भी हम देख रहे हैं और उसके बाद बात की जा रही है रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की। लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, आवाम ने ऑब्जर्व कर लिया, हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि कराची में बहुत सी सिचुएशंस को संभाला है रेंजर ने, बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोका। ये ऑन ग्राउंड्स, ऑन रियलिटी है, विद फैक्ट्स। तो अब अगर रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की बात की जा रही है, तो आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का मौकफ है, तो मैं याद दिलाता चलूं कि रेंजर को बुलाने में सबसे पहले हमने ही रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कराची के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे। दूसरा, ये अब जो बात हो रही है रेंजर को तोसी देने की, तो सिंध हुकूमत ने ये पहली मर्तबा नहीं है, जब भी रेंजर को तोसी देने की बात आई तो उन्होंने लेतोलाल से काम छीन लिया और कोशिश ये की कि शायद कुछ अपनी बातें मनवाने के लिए या कुछ इस तरह से वो किया जाए कि जिससे वो कुछ सूरत हाल खराब कर ली जाए। जब ये लास्ट टाइम 77 दिन के लिए रेंजर को तौसीह दी गई, उस वक्त भी अगर हम याद करें तो कायम अली शाह साहब को यहाँ बुलाया गया था और वो एक हंगामी दौरे पर यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने काफी यहाँ पर बातचीत की इस्लामाबाद में और उसके बाद फिर जाकर उन्होंने तौसीह दी थी। तो मेरे ख्याल में ये इनका अब सिंध गवर्नमेंट का ये रूटीन का काम है कि जब भी तौसीह आती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि शायद कुछ अपनी बातें मनवा ली जाए। और इस दफा तो बड़ी वाजे है जो वो चाह रहे हैं कि जिस तरह वो कह चुके हैं कि हम जो इख्तियारात दें रेंजर को वो सिर्फ और सिर्फ कराची की हद तक दें, जो कि कतई तौर पर किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं कि रेंजर वहां गई है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं, तो वो फिर डेफिनेटली, और उससे एक और बात मैं याद दिलाता चलूं कि ये 19 तारीख को इनका वक्त खत्म हुआ और 16 तारीख को डीजी रेंजर ने एक बड़ा वाज़े अल्फाज में एक वो अपना जो कहते हैं कि उन्होंने बयान दिया था, जो ये था कि जी ये मत समझा जाए कि रेंजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची में ही कर रही है ऑपरेशन। अदीक साहब, दो चीजें आपकी बातों से अखज़ करनी है। एक, आपने शुरुआत में कहा कि सूरत हाल खराब की जाती है, तो इससे क्या मुराद है आपकी? और दूसरी चीज ये कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मौकफ है कि तौसीह होनी चाहिए या नहीं? इससे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए बराए करम कि सूरत हाल खराब की जाती है, इससे क्या मुराद? नहीं, मैं सूरत हाल खराब की बात शायद आपने वो दूसरा समझा। मैं ये कह रहा था कि जब ये इस तरह का वक्त आता है कि जिस पर रेंजर की तौसीह देने की बात की जाए, तो सिंध गवर्नमेंट अक्सर उसमें लेतोलाल से काम लेती है। जब भी तौसीह की बात आई तो सिंध गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ना कुछ रखा, जैसा कि इस दफा भी किया जा रहा है। और इस दफा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ कराची तक हो, ऑपरेशन जो है वो सिंध में ना हो। अदीक साहब, आप क्या कहते हैं कि कराची की सिचुएशन जो है वो रेंजर्स के आने से, उन ऑपरेशंस के बाद से काफी हद तक संभली है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हुई हैं? क्या ख्याल है इस बारे में आपका? ये तो सामने की बात है, जब भी कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा
अपनी ड्यूटी पूरी करेगा तो डेफिनेटली ठीक है, हर तरह बिल्कुल ठीक है। से हाल बेहतर अच्छा अतीक साहब, इसके बाद बिल्कुल दूसरा इससे जुड़ता हुआ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आप क्या कहते हैं, तौसीह होनी चाहिए या नहीं, मुख्तसरन। जी सॉरी, जरा दोबारा रिपीट। आप क्या कहते हैं कि तौसीह होनी चाहिए इख्तियारात में या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल मेरा मौकफ ये है इस पर कि तौसीह होनी चाहिए और रेंजर को इख्तियार पूरे कराची के लिए देना चाहिए, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो तो नेशनल एक्शन प्लान का एक हिस्सा है। बिल्कुल दुरुस्त अतीक साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन अब इसके साथ सिर्फ ये जवाब चाहते हैं हम आपसे, आवाम चाहती है। फिर अल्ताफ साहब ये क्यों फरमाते हैं कि मार दिया जाएगा, ऑपरेशन जारी रहे तो डीजी रेंजर के साथ ये कर दिया जाएगा, अगर ऑपरेशन जारी रहे तो, ये वो क्यों फरमा रहे हैं फिर? जी मैं बता देता हूँ। देखें, ऑपरेशन हम फिर वही कह रहे हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ होना चाहिए। ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो मुल्क दुश्मनी में मुलव्विस हैं, ना कि किसी भी पार्टी के खिलाफ या पार्टी कारकुनों के खिलाफ हो। अल्ताफ भाई का अगर कहना है तो बिल्कुल वजह है। हम ये कह रहे हैं, जब हमारे साथियों को दौरान तफ्तीश हिरासत में रेंजर की जो है, जब उनको कत्ल किया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा, तो फिर इसी तरह की आवाजें निकलेंगी। तो अतीक साहब, अभी आपने फरमाया कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब अपना काम करती है तो आप उसके रिजल्ट्स देखते हैं, और रिजल्ट सामने हैं कराची के, तो रिजल्ट्स तो पॉजिटिव है, लोग वहां पे अमन देख रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया, टीम्स ने ऑब्जर्व किया, वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी हद तक कम है। तो फिर अब किस चीज का, मतलब आपको लगता है कि गलत लोगों को पकड़ा गया, इस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज खत्म हो गई? सिर्फ लगने की बात नहीं है, जरा सुनिएगा। रेंजर का ऑपरेशन हुआ 90 पर, बिल्कुल उनका हक है, कानून के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन किया, आकर छापा मारा, बड़ी अच्छी बात है। 126 कारकुनों को वहां से पकड़ा गया, 90 रोज के रिमांड पर उनको लेके जाया गया, सरों पर कपड़े डाले हुए थे, हाथ बांधे हुए थे, इस तरह से कि जैसे कोई जंगी कैदी लेकर जा रहे हो। अब उनमें से 90 दिन के बाद कितने लोग क्रिमिनल साबित हुए, ये मेरा इस्तफसार जरूर है। अगर वो क्रिमिनल नहीं थे तो उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, और ये भी बड़ी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने छोड़ दिया। और वो किसने छोड़ा? वो रेंजर ने नहीं छोड़ा, वो कोर्ट्स ने छोड़ा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि रेंजर हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, कि जिसमें आप इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को पहले डिटेक्ट करें कि कौन क्रिमिनल्स हैं, कौन एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको पकड़ ले। और इसके बारे में अल्ताफ भाई ने ये कहा हुआ है कि चाहे वो क्रिमिनल हमारी जमात में हो या किसी भी जमात में हो, उनको जरूर पकड़ा जाए। और हमारा बिल्कुल ठीक है, पहले भी बिल्कुल ठीक है। अतीक साहब, आपकी इस बात से हम मुत्तफिक हैं कि यकीनन एग्जैक्टली उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए। बहुत से बल्क में लोग इन्वेस्टिगेशन की मद में नहीं पकड़ने चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप एग्जैक्टली उन लोगों तक पहुंचे, चाहे फिर वो उनका ताल्लुक MQM से हो या पीपल्स पार्टी से हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये शऊरी तौर पे ये बात कहना बहुत हद तक आपको लगता है कि ठीक है किसी लीडर के लिए कि उसको टांग देंगे, उसके साथ ये सलूक करेंगे, ये बात कहना ठीक है? नहीं, मैं एक बात कहूंगा, टांग देने वाली बात तो उन्होंने नहीं कही, मैंने एटलीस्ट नहीं सुनी, और मैं उस तकरीर में वहां नहीं था। सुनना चाहिए आपको जी, आपको सुनना चाहिए ये बात बहुत हद तक ये बात दुनिया में फैल चुकी है, और आप ये फैलाई गई है। लेट मी करेक्ट दिस थिंग, क्योंकि अगर होती तो जरूर कहीं ना कहीं से मेरे पास भी आती, और मैं तमाम तकरीरें सुनता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पर आए या हमारा जो सोशल मीडिया टीवी है, MQM टीवी है, वेब टीवी, उस पर सारी तकरीरें आती हैं, हम सुनते हैं। तो मेरी बात फिर वही है कि इसमें हकायक कम होते हैं, जो बयान उनसे मुंसलिक किए जाते, मंसूब किए जाते हैं, वो शायद सोशल मीडिया पर ज्यादा चलते हैं। और उसकी भी एक वजह है कि कुछ लोग हर तरह से काजी तहरीक अल्ताफ भाई का जो एक तासुर है वो गलत कायम करते हैं और वो गलत बताते हैं। हालांकि उन्होंने तो हमेशा सैल्यूट किया है अपना जितने फौजी हमारे जो हुक्मरान जो फौजी जनरल्स हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खास तौर पर उन्होंने सैल्यूट किया। हमारे तमाम साथियों से भी कराया कि हम तो एक ही बात कहते आए आज तक कि हम कानून की और कानून नाफिज करने वालों की हमेशा इज्जत करते आए। ये अलग बात है कि जब भी ऑपरेशन होता है तो लगता ऐसे है कि जैसे ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ
एमक्यूएम के खिलाफ किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। आतिक साहब, एक आखिरी बात आपसे साथ साथ जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आसिम के केस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, डॉक्टर आसिम का केस बिल्कुल सबके सामने है। राय मेरी भी वही है जो आइन और कानून के मुताबिक है कि उनका ट्रायल किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ भी हो वो सिर्फ और सिर्फ जेआईटी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। कोर्ट में उनका केस है, कोर्ट डिसाइड करेगी, जो फैसला होगा डेफिनेटली मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर सर कोर्ट के जज के बच्चों को अगवा कर लेंगे तो क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा फैसलों जिन्होंने जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, कोर्ट के जज के बच्चों को जो अगवा कर रहा है इसका मतलब है वो सहूलतकारी में है, वो दहशतगर्द है, वो मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहा है। इस तरह के जो भी लोग हैं उनके साथ करार वाकई उनको सजा देनी चाहिए और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आतिक साहब हमारे साथ रहने के लिए। आसिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे एक छोटी सी चीज, अपना मौकफ उन्होंने बयान किया, हमारी यकीनन तनकीद उनके सामने थी, जिन चीजों को वो नहीं जवाब दे पाए वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं लोगों के। पीटीआई का क्या रोल हो सकता है कराची की सिचुएशन में? देखिए, मैं पहले तो जिस तरह अतीक साहब फरमा रहे थे कि रेंजर्स को ऑपरेशन करना चाहिए लेकिन बल्क में बंदों को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब आपके मरकजी ऑफिस के अंदर से ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स रिकवर होंगे और मीडिया के ऊपर है कि कितनी तादाद के अंदर वहाँ से क्रिमिनल एलिमेंट्स रिकवर हुए, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब एक जगह पे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं तो जितने लोग मौजूद हैं वो सहूलतकारी के उनके ऊपर भी दफात और वो तो लगती हैं। खुद उन्होंने फरमाया कि अच्छा नहीं, अभी देखिए, अभी आसिफ साहब ने कहा है कि हमें नहीं मालूम था, हम साथ ही थे लेकिन हमें चीजों का नहीं मालूम था। क्या पता उनको मालूम ना हो कि क्या चल रहा है। ये जो मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में आपको मसलियत पे मबनी निज़ाम बताया, ये वही मसलियत है कि जो हर किसी के आड़े आई हुई है कि बहुत सारी चीजें पता होने के बावजूद वो अपनी जुबान से वो कह नहीं सकते। जाहिर है उनकी पोजीशंस को खतरा होता है, उनको टिकट्स के मामलों में इश्यूज होते हैं। यही तो वो प्रॉब्लम है इस मुल्क के, और बीइंग अ नेशन हमारा ये कलेक्टिव एक प्रॉब्लम है कि जो जिस जगह पे है वो इसी मसलियत का शिकार है, और यही वजह है कि हमारा मुल्क आज इस जगह के ऊपर है। तो देखें, अभी उन्होंने अपनी गुफ्तगू में उसकी अपनी नफी कर दी कि जी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट्स ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया ना, जो लोग एलिमेंट नहीं थे बीच में। तो यही एक तरीकाकार है, जब किसी के ऊपर शक शुबा होना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उन्हें उठाना है, उनको इंटेरोगेट किया, जो थे उनको उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो नहीं थे उनको उन्होंने रिलीज कर दिया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अतीक साहब की इस बात के जवाब में कि शक की बुनियाद पे अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी जो है सामने आ जाता है। जब उसका ट्रायल होता है तो फिर एग्जैक्टली यही एक प्रोसीजर है ना, लॉ के अंदर तो यही डिफाइंड है। और एक सहूलतकारी का जो मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके क्रिमिनल एलिमेंट्स आपके ऑफिस में क्यों होते हैं, चाहे वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जब वो हैं तो वहां पे जितने लोग हैं तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वहां पे रेड करके उन्होंने तो सारों को उठाना है जितने। ये तो बाद में पता चलना है कि कौन किसमें मुलव्वस है किसमें नहीं। इनिशियली तो किसी के पास गायब का इल्म तो नहीं होता कि ये बंदा मुलव्वस है ये नहीं है। तो ये तो एक इस तरह से बात है। दूसरा, आपने पीटीआई के रोल की बात की थी कि ऑब्वियसली पीटीआई के पास वहां पे सिंध असेंबली में भी सीट्स मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में भी सीट्स मौजूद हैं। तो पीटीआई का तो ज़ाहिर गवर्नमेंट से अभी ना वफाक के अंदर और ना सिंध के अंदर को ऐसे, लेकिन अपने तौर पे जो पीटीआई कर सकती है, आज सुबह ही मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो हम तो अपना मौकफ और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जो कर सकते हैं हम अपनी जगह पे करते हैं। और टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे स्पोक्स पर्सन बैठ के जो बात पार्टी का मौकफ है वो कराची के ऊपर वो करते हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज के इशू से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी बात, लेकिन आपके होने का फायदा उठाते हुए पूछते चले कि जलसों में बहुत लोग होते हैं लेकिन वोट बैंक में इतने लोग नहीं आ पाते। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके अंदर बहरहाल फलाज मौजूद है, और थोड़ा सा हमें अभी मैं इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा, मैं थोड़ा सा आपको बैसियत जैसे आप मीडिया पर्सन है, ये हम सब की कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वोटर्स को एजुकेट करें। आपके भी देखे ना, बात यह है कि हमारा जो पोलिटिकल कल्चर है वो आपने जो गुफ्तगू, ये इटसेल्फ एक टॉपिक है, इस पे आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। जो वोटर्स का जो मेरिट है, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसका क्राइटेरिया वेरी करता है डिफरेंट एरियाज के अंदर। जो कहीं पे ब्रादरीज्म का बड़ा वो है, मैंने कई जगहों पे हमारा कश्मीर में मैं गया, मैंने कैंपेन की, मैंने काफी सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि आप वोट किसको दे रहे हैं? उनका फलां को दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों दे रहे हैं? ये सड़कें तो आपकी टूटी फूटी हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी है, तो क्यों दे रहे हैं? उसने कहा जी हमारी तो फलानी ब्रादरी है और ये फलाना बंदा है और ये वो। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो खान साहब का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है इस मुल्क के अंदर, उन्होंने पॉलिटिकल ट्रेंड्स को बहरहाल चेंज करने की एक बड़ी मुनासिब सी कोशिश की है, और काफी हद तक पॉलिटिकल ट्रेंड्स चेंज हुए, मीडिया की वजह से भी हुए, और इसमें हमारी पार्टी का भी एक बड़ा मेजर एक रोल है।
लेकिन चीजें जो हैं वो चेंज होते थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शहजाद आसिफ साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाक सरजमीन पार्टी के लोग भी अगर इन्वॉल्व हैं कुछ चीज़ों में जो कराची की सिचुएशन को ख़राब कर रही थी और कर सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, उसके लिए हम बिल्कुल ओपन हैं किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ सामने आती है तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन पे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं ऑपरेशन बंद कर दें, ये पाकिस्तान की फेवर में है। रेंजर्स ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, रेंजर्स ऑपरेशन बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ऑपरेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब जिस तरह से उन्होंने यकीन कीजिए बंद करने की बात की है। अच्छा, अब जिस तरह कुछ अर्सा पहले एक फारूक सत्तार साहब का कोऑर्डिनेटर था जो रेंजर की हिरासत में, जिसको हार्ट अटैक हो गया, इस किस्म के वाकयात जो हैं वो मजीद आप MQM को ही सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों से, बजाय इसके कि आप उसको ख़त्म करें। दूसरा जो उन्होंने बात की थी वो ये थी कि अब कम से कम 5000 कारकुन है MQM का, जिस पे कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई ना कोई ज़रूर चीज़ होगी। अब आप उन सारे 5000 लोगों को ना तो मार सकते हैं, ना आप उनको पकड़ सकते हैं उससे, और उन 5000 की जगह 50000 और उनके घरों से निकलेंगे। इसलिए बजाय नहीं, मैं छोड़ देने की बात नहीं कर रहा। आप किसी जिसने जो जुर्म किया है उसकी तो जाहिर है उसको सजा मिलेगी, पकड़ना तो पड़ेगा, उसके पकड़ना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए, फैक्ट नज़र में रखिए कि एक जगह जहाँ पे लोग पाकिस्तान की जो है रिट को भी, स्टेट की रिट को भी चैलेंज करते हैं, वो वहाँ पे जब वेपन फेंक देते हैं तो हम उनको कौमी धारे में ले आते हैं, हम उनके लिए आम माफी का ऐलान कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये देख लें, ये हम ही के ही भाई बेटे हैं, वो लेकिन इसके पाकिस्तान के ही शहरी हैं। पहुंचना पड़ेगा, उनको पकड़ना होगा, तभी वो कहेंगे जी हम सुल्तानी गवाह बन रहे हैं या फिर हम हथियार फेंक रहे हैं। लेकिन उसके लिए पकड़ना तो पड़ेगा। पार्टी वो गन साफ करने की कोशिश कर रही है ना, वहाँ से अच्छे लोगों को। आपको लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम पाक सरजमीन को करना चाहिए? हर बंदे को करना चाहिए, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि सफाई करनी, पाकिस्तान में साफ करना। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर करना है तो फिर हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्यों बनाई? पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी आम आदमी कर रहा है तो वो कोई वेपन उठा के नहीं कर रहा, वो जैसे हम कर रहे हैं, हम लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं, उनको अमन के रास्ते पे ला रहे हैं कि सीधे रास्ते पे आए भाई, बकायदा जो है वो कौमी धारे में शामिल हो, बजाय इसके कि वो पीछे बैठ के जैसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक है। सर, कानून क्या कहता है इस बारे में कि ठीक है आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को साइड पे करके आप क्रिमिनल्स को जाके बातचीत करें उनसे और कहिए कि आप ठीक होते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लॉ वहाँ पर मौजूद है और हर काम जो भी एक्शन लिया जाए वो लॉ के मुताबिक होना चाहिए। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि लॉ के मुताबिक जो एक्शन होता है तो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, कुछ पार्टियों को सूट नहीं करता, तो उसके मुताबिक बात करते हैं। मुझे इससे एक सवाल है हमारा कि ये जो पार्टी की बात हो रही थी कि कह रहे थे कि पार्टी के ऊपर कोई नज़र नहीं उठानी चाहिए या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए बिला वजह। तो आप बताइए कि पार्टी में जो कारकुन होते हैं, ये आते हैं, हम उसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा हुआ? अगर कोई चोर डाकू हो, कुछ भी हो, वो पार्टी के मेंबर बन जाता, बन के इस पे 2-3 साल जारी है, वो फिर अपने इन्फ्लुएंस बनाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफी हद तक मासूमाना सवाल है ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुख्तसरन सर आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे सामने बैठे हैं। पूछिए, मैं इस कह रहा हूँ कि भाई आपको कैसे पता चलेगा बाद में जो मुख्तसरन हमारा प्रोग्राम का वक्त निकल रहा है। जवाब ये देना चाहूंगा, देखिए कि हमारे पास कहीं भी कोई ऐसे स्कैनर्स तो नहीं लगे होते कि आप किसी भी इंसान को जांच लें कि ये इंसान अंदर से कैसा है और ये क्या करेगा। हाँ, अगर वो आपकी पार्टी में आता है और आपकी पार्टी के हुक्म पे कोई ऐसा काम करता है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं, अदरवाइज उसने पहले कोई काम ऐसे किए हुए तो फिर आप उसकी देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि जाहिर है MQM में उन पे कोई ना कोई एलिगेशंस हैं और जिन लोगों को उनकी वजह से तकलीफ पहुंची है, बहरहाल उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई ड्राई क्लीनिंग की कोई मशीन लगी हुई है कि जिसमें से बंदा होके आएगा तो आगे जाके वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जब तक उनको आप पकड़ के उनको करार वाकई सजा नहीं देंगे तो इस मुल्क के अंदर अमन और मान नहीं कायम हो सकती। नहीं, दूसरी बात है, क्रिमिनल जब किसी को पकड़ते हैं, रेंजर्स हो, पुलिस हो या सोल्जर्स हो, आर्मी हो, जितनी सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको पहले जरूर पकड़ेंगे सस्पिशन के बेसिस पे। ये सारी दुनिया में होता है। उसमें 10 बंदे के बजाय वो 100 बंदे पकड़ लेते हैं, वो फिर ऐसा छानबीन करते जाते फिर उसके बाद 10 पे चले आते हैं या 11 पे 12 पे, फिर जाके एक्शन होता है ना। NAP की भी यही बात है, ठीक है? अदरवाइज तो NAP कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू। कराची की सिचुएशन जब बिगड़ती जा रही थी तो पूरे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे थे। जहां पे हमने देखा कि मिलिटेंसी ने मुल्क के बहुत से हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, वहां कराची के अंदर उन फैक्टर्स ने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज बहुत सी चीजें कंट्रोल में नजर आती हैं तो उसके साथ मामला उठते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कितने इख्तियारात दिए जाएं या ना दिए जाएं।
इसके बारे में यकीनन कानून मौजूद है और कानून की नजर में ही फैसले होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया अवाम है जो ये बता रही है कि वहां की सिचुएशन किस हद तक संभल गई है। संभलने के जो भी मुहर्रिकात और वजूहात है यकीनन उनमें तौसी होनी चाहिए। वो मुहर्रिकात और वजूहात सियासत में से हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कामों से हो, इसके बारे में फैसला कानून कर सकता है। लेकिन जब अवाम ने कहा कि चीजें बेहतर हो रही हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हो रही हैं उस जगह पे, तो यकीन कीजिए कि उन चीजों को बढ़ना चाहिए जो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए कारआमद साबित हो सकती हैं। मुल्क में सियासत की आज जो सिचुएशन देखने को मिलती है, यकीनन ये एक खुशाइन बात है कि आज सियासत हर घर में पहुंच चुकी है। सुकरात ने कहा था वो सियासत जो कौमें बनाती है, यकीन कीजिए वो बेहतरीन है। हमारे मुल्क से भी उम्मीद की जाती है कि सियासतदान वो सियासत करें जो कौमें बनाए। इनसाइड पाकिस्तान विद अमारा में अपनी होस्ट अमारा रब्बानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।